नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का आरसी सिंह चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक्स है बहुत ही धुआंधार होने वाला है और उसका है आयरन विभव में आवर्तिता। हम किस ब्लॉक की आवर्तिता के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनमें किस प्रकार आयरन विभव में चेंजिंग होता है, बदलाव होता है, आज उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो लगे रहिए, पेन कापी ले लीजिए और आप इसको नोट भी करते जाइए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप यहाँ से नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपको कंपटीशन में थोड़ी सी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इसके पहले हमने आयरन विभव पर वीडियो बनाकर देख चुके हैं और प्लेलिस्ट में हमने अपलोड भी कर दिया है, उसको जाकर के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आयरन विभव क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि आयरन विभव क्या होता है। आयरन विभव क्या होता है, किसी विलगित गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी भी ऊर्जा लगती है उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, आयरन विभव कहते हैं। और ये भी बताया गया था कि परमाणु का आकार अगर बढ़ेगा, परमाणु का आकार अगर ज़्यादा होगा तो जो जेब का मान होता है वो कम हो जाता है, और जेब के मान के कम होने से जो आयरन विभव होता है वो बदल जाता है। तो आपको पता है, इस बात को ध्यान रखना है कि जो आयरन विभव होता है, आयरन विभव यह प्रोपोर्शनल होता है जेब के। और जेब किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/आकार, यानी परमाणु का आकार। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा, इसी पॉइंट पर हम सब डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिए, आपको पता है कि किसी भी जो आपकी आधुनिक पीरियोडिक टेबल है, तो दीर्घाकार आवर्त सारणी है, हमने इसके बारे में डिटेल में आपको बताया है, समझाया है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में पहुंच जाइए, केमिस्ट्री बाय आरसी सिंह, इस प्लेलिस्ट के नाम से आपका चैनल है। वहां पर आप टोटल आप केमिस्ट्री कक्षा 12 की देख सकते हैं और कंपटीशन की भी देख सकते हैं। तो आपको बताया गया था कि जो आवर्त सारणी है, अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे, अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही कोश में प्रवेश करते हैं, और जब एक ही कोश में प्रवेश करते हैं तो नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, और जब नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, जेब का मान बहुत ज़्यादा होता है, और जेब का मान बढ़ने से आयरन विभव का मान बढ़ जाता है। तो आइए चलते देखते हैं। आपको पता है कि बाएं से दाएं जाने पर अगर जेब का मान बढ़ेगा तो आयरन विभव का मान बढ़ता है। तो यहाँ पर पॉइंट आप नोट करिए, क्या नोट करेंगे, पॉइंट ए कि बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर जेब का मान बढ़ता है। इसी कारण से, इसीलिए आयरन विभव का मान, आयरन विभव का मान बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। ये पहला पॉइंट आप नोट करिए। मैं एक बार वीडियो देख लूँ क्या सही दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ सही रन दिखाई दे वहाँ पर क्वालिटी आप वीडियो की बढ़ा लीजिएगा। चलिए ठीक है।
कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर आप तो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ी बहुत मैनेज करिए। तो कहने के मतलब बाएं से दाएं अगर जाएंगे तो जेब का मान बढ़ता है आवर्त सारणी में, और जेब का मान बढ़ेगा तो आनंद विभव का मान भी बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। ये तो सामान्य नियम हो गया। किसी आवर्त में, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो आपका आनंद विभव का मान बढ़ता है, ये सामान्य नियम है। लेकिन यहाँ जो संक्रमण श्रेणी है, अगर संक्रमण श्रेणी की बात करें तो इनमें बहुत कुछ गड़बड़ी होती है। इसीलिए संक्रमण श्रेणी को पढ़ना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ये बहुत ही घसपस यहाँ रहता है। तो आइए संक्रमण श्रेणी में देखते हैं सामान्यता होगा क्या कि बाएं से दाएं जाने पर आयन विभव, ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इनको जांच करते हैं जो अधिकतर कंपटीशनों में या पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको जो बाएं से दाएं जाने पर एक हम सीरीज आवर्त हम लिख दे रहे हैं। क्या क्या है इसमें, पहला ही लिखते हैं 3D श्रेणी। तो 3D श्रेणी है उसमें क्या है, शक्ति वक्रमण, शक्ति वक्रमण फेको निकुंजन, फे को नी कु जन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया 3D सीरीज यानी 3D के जो संक्रमण श्रेणी है उन तत्वों का वर्णन। अब अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले निकाल लीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालेंगे तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक आप निकाल लीजिए, अपवाद भी देख लीजिएगा। अपवाद तो हम आपको बता चुके हैं, डिटेल में बता चुके, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपवाद बाद में देखेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या होता है, D1 होता है, इसमें क्या होता है, D2 होता है, इसमें क्या होता है, D3, इसमें D4, इसमें D5, इसमें D6, इसमें D7, इसमें D8, इसमें D9 और इसमें D10। याद आया, सब 3 वाला है, 3D वाला। अगर आप देखना चाहते हैं, एक हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल ही दे रहे हैं स्कैंडियम का, 21 होता है। तो फर्स्ट S2, 2S2, 2p6, 3S2, 3p6, उसके बाद 4S हो जाएगा, 4S2 और 3D1। स्कैंडियम का है ये 2 2 4 6 10 18 और 19 21, अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं 4S2 और 3D1। क्लियर। फिर इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 4S2 3D2, 4S2 3D4, 4S2 3D4, यहाँ 4S2 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 4S2, यहाँ 3 का लीजिए हर जगह। बस आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ कुछ अपवाद है। जैसे क्रोमियम में क्या होगा, एक चला जाएगा, एक 3D5 हो जाएगा और यहाँ पर 4S1 हो जाएगा। ठीक है, ये बताया गया है, आपको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं कि यहाँ आप 3D5 कर दीजिए, यहाँ पर 1 कर दीजिए, एक चीज़ हो गया। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉपर में देखिए, कॉपर भी ले लेगा एक, तो यहाँ पर 3D10 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये कुछ अपवाद है जिसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इन्हीं के आधार पर हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और आपको बताने जा रहे हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, हम 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं। क्या होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लेते हैं, क्या एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा।
एग्जाम्पल हमारा है क्रोमियम और मैग्नीज और फेरिक, ये तीन हम एग्जाम्पल लेते हैं और इनकी IP1, IP2, IP3 यानी आयरन विभव फर्स्ट, आयरन विभव सेकेंड और आयरन विभव थर्ड, इन तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार आयरन विभव का मान बढ़ता है। चलिए तो आइए देखते हैं फटाफट। अगर क्रोमियम की बात करते हैं तो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d5, क्लियर, यहाँ 3d5 और 4s1 है। और मैग्नीज की बात करें अगर तो मैग्नीज कहाँ है, यहाँ पर है, ये 3d5 एंड 4s2। और अगर फेरिक की बात करते हैं तो फेरिक खुद देख लीजिए आप कहाँ पर, यहाँ पर है आपका 3d6 और 4s2। ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अपवाद सहित यहाँ पर लिख जाएंगे। अब देखिए होता क्या है, अगर इनकी तुलना की जाए फर्स्ट आयरन विभव की, अगर इन तीनों की तुलना किया जाए फर्स्ट आयरन विभव के लिए तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा आयरन विभव किसका। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि जो आपका फुल वाला S2 वाला है, जो यहाँ पर S2 वाला है वो S1 से ज़्यादा प्रभावी होता है। यानी S ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं और एक S ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन भरा है, तो जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा है वो ज़्यादा स्थायी होता है, ठीक है। और जो ज़्यादा स्थायी होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जेप बहुत ज़्यादा है। और जहाँ जेप ज़्यादा होगा भाई, जब नाभिकीय आवेश का मान ज़्यादा होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा ज़्यादा लगेगी, और जब ऊर्जा ज़्यादा लगेगी, जितनी ऊर्जा ज़्यादा होगी वही तो आपका आयरन विभव है। तो कहने का मतलब है जो मैग्नीज और फेरिक इन दोनों में देखिए S2 और S2 भरे हुए, S के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इसलिए यहाँ से यह बात तय होता है कि जो मैग्नीज और फेरिक है, मैग्नीज और जो आयरन है, इसका आयरन विभव क्रोमियम से तो ज़्यादा है। इन दोनों का आयरन विभव क्रोमियम से ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ क्रोमियम तीसरे नंबर पर आता है। यहाँ क्रोमियम किस नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर आता है। इस बात को आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्रोमियम का IP कम है, किससे कम है, मैग्नीज के और आयरन। अब हम तुलना कर ले मैग्नीज और फेरिक की। अब मैग्नीज और फेरिक में देखिए नंबर 1 यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिएगा। अब मैग्नीज और फेरिक, मैग्नीज और फेरिक की तुलना करते हैं तो देखिए आपको पता होगा कि जब हम इनकी परमाणु त्रिज्याओं के बारे में बात कर रहे थे कि किनका आकार छोटा है, किनका आकार बड़ा है, वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं देखेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो मैग्नीज का आकार होता है वो आयरन से कहीं ज़्यादा होता है। जो मैग्नीज का आकार है वो आयरन से कहीं ज़्यादा होता है। तो मैग्नीज का आकार ज़्यादा है, मैग्नीज का आकार ज़्यादा है, तो यहाँ लिख सकते हैं मैग्नीज का आकार ज़्यादा है, आकार ज़्यादा है, आकार ज़्यादा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आकार कम, आकार कम, ठीक है। यहाँ आकार ज़्यादा। अब जब आकार ज़्यादा है तो जेप कम होगा, यहाँ जेप ज़्यादा होगा, और जहाँ ज़्यादा जेप होगा वहाँ IP ज़्यादा होगा, IP ज़्यादा होगा, यहाँ IP कम होगा। क्लियर, इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। तो मतलब यहाँ पर जो आयरन है उसका आयरन विभव ज़्यादा है
मैग्नीज से। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो फेरिक का आपका आयनन विभव है, फेरिक का Ip ज़्यादा है मैग्नीज के Ip से। ये क्या वीडियो दिखाई दे रहा है अच्छे से? मैं एक बार चेक कर लूँ, क्योंकि अगर वीडियो दिखेगा ही नहीं तो आप समझेंगे क्या? ठीक है, 1 मिनट थोड़ी सी, हाँ ठीक हो गया। चलिए, थोड़ी सी मिस हो रहा था जी, यहाँ का वीडियो नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए हमें थोड़ा सा परिवर्तन। तो यहाँ से समीकरण हो गया 2। अब 1 और 2 की अगर तुलना करेंगे तो स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि सबसे ज़्यादा किसका होगा भाई? देख लीजिए, आयरन का मैग्नीज से ज़्यादा है, आयरन का मैग्नीज से ज़्यादा है, और यहाँ पर किसका? क्रोमियम का सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है। तो यहाँ आपको जो इसका सीरीज होगा, सबसे कम क्रोमियम का हो गया, फिर क्रोमियम से कम किसका हो जाएगा? मैग्नीज का हो जाएगा, और मैग्नीज से ज़्यादा किसका हो जाएगा? फेरिक। मतलब ये सॉरी, सबसे ज़्यादा फेरिक का होगा आयरन विभव, फिर मैग्नीज का होगा, और फिर क्रोमियम का होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से रखिएगा। ये पहला चीज़ हो गया आयरन विभव फर्स्ट के लिए, ये आयरन विभव फर्स्ट के लिए है, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, चलिए, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। भाई देखिए, जहाँ पर जेब ज़्यादा होगा, जेब का मतलब है जो अपने इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा पकड़ कर रखा है, वो इलेक्ट्रॉन को निकालने नहीं देगा, और जो इलेक्ट्रॉन को निकालने नहीं देगा तो उसको निकालने में ज़्यादा मशक्क़त का सामना करना पड़ेगा, ज़्यादा मुश्किल होगा, ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो जब ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा तो आयरन विभव ज़्यादा होता है। तो यहाँ से यही देखा गया कि जो क्रोमियम है उसके 4s1 में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी मैग्नीज और फेरिक में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। तो पहली बात तो ये है कि क्रोमियम का इन दोनों से कम है, मतलब क्रोमियम का सबसे कम है। और अगर इन दोनों की तुलना किया जाए तो मैग्नीज का आकार ज़्यादा होता है आयरन के आकार से, अर्थात फेरिक का यानी आयरन का आकार कम है तो इसका आयरन विभव ज़्यादा हो गया, इसका आयरन विभव कम हो गया। तो इन दोनों में, मैग्नीज और आयरन में, आयरन का आयरन विभव ज़्यादा होता है और मैग्नीज से कम होता है, लेकिन इसका मान सबसे कम होता है इन दोनों तीनों में। तो यहाँ से एक सीरीज बन गई कि सबसे ज़्यादा आयरन विभव आयरन का होगा, आयरन से कम मैग्नीज का होगा, और मैग्नीज से कम क्रोमियम का होगा Ip फर्स्ट के लिए। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये Ip फर्स्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में Ip फर्स्ट। अब Ip सेकेंड के लिए देखिए, Ip सेकेंड के लिए अगर इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, अगर इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो जरा देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। अभी फिलहाल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? यहाँ आपका क्रोमियम है, फिर मैग्नीज है, फिर आपका आयरन है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाएगा तो क्रोमियम में 3d5 बचेगा, मैग्नीज में क्या बचेगा? 3d5 एंड 4s1, यहाँ 4s 0 हो गया। और आयरन है इसमें 3d6 और 4s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। क्लियर? अब देखिए क्या होगा जब एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें से निकाल दिया गया, तो जरा देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ से जो क्रोमियम है आपका, यहाँ क्रोमियम देखिए, क्रोमियम के d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरे हुए हैं। क्रोमियम के d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। जैसे होता ना क्रोमियम में, ये क्या होता है, 5 इसमें ऑर्बिटल होते हैं, 5 कक्षक होते हैं, और इन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, और सभी एक ही डायरेक्शन में गतिशील भी है। अर्थात एक साथ गतिशील होने के कारण, एक डायरेक्शन में होने के कारण, और आप हाफ फील्ड भी कह सकते हैं, अर्धपूरित ऑर्बिट है इसमें। तो ये जो क्रोमियम है वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो गया, स्थायी हो गया।
अर्थात क्रोमियम का जो नाभिकीय आवेश है बहुत ज़्यादा है, अर्थात क्रोमियम का जेफ ज़्यादा हो गया है। अब आप क्रोमियम का जेफ ज़्यादा है तो इसका आनंद विभव भी मैग्नीज और फेरिक से ज़्यादा होगा, मैग्नीज और फेरिक से ज़्यादा हो गया है। तो पहली बात तो ये हुई, लिखेंगे यहाँ पर क्या कि क्रोमियम अर्धपूरित है, क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है अर्धभारित है। क्या है? अर्धभारित है, अर्थात स्थायी हो गया। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, अर्थात क्रोमियम का जो आईपी है, आईपी सेकेंड ज्यादा होगा मैग्नीज व आयरन के आईपी से, IP2 से। ये पहली बात। अब हमें देखना है कि मैग्नीज और फेरिक, अब हमें देखना है कि मैग्नीज और फेरिक में किसका IP2 ज़्यादा है। चलिए आइए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए होगा क्या, अगर मैग्नीज की बात मैं करूं, अगर मैं मैग्नीज की बात करूं तो मैग्नीज में क्या होगा, खुद ही देख लीजिए भैया। मैग्नीज में एक इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में है, आयरन में भी एक इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में है, ठीक है। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है 3D में, इसमें 3D में 6 है। अब मैग्नीज क्या करना चाहता है, मैग्नीज एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे करके बिल्कुल फिक्स होना चाहता है, स्थायी होना चाहता है कि भाई मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, इसके बाद मैं फुर्सत हो जाऊं। जैसे कुछ माँ बाप होते हैं ना, बच्चों की शादी कर देते हैं तो कहते हैं हम गंगा नहा ली। तो उसी प्रकार ये भी क्या करता, अपने एक बेटे का बलिदान करके सोचता कि अब हम भव सागर को पार कर जाएंगे, अर्थात आसानी से इलेक्ट्रॉन को ये दे देता है। अर्थात आसानी से इलेक्ट्रॉन अगर देगा मैग्नीज तो इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा कम लगेगी, और जब एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में ऊर्जा कम लगेगी तो आयरन विभव कम होगा। बात समझ में? अरे भाई यहाँ देखिए 4s में एक इलेक्ट्रॉन है, यह क्या करता मैग्नीज, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल करके आसानी से स्थायी विन्यास प्राप्त करना चाहता है। तो यहाँ से मैग्नीज आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को बलिदान कर देता है कि भाई तुम जाओ, तुम चले जाओ तो हम भवसागर पार हो गए। होता है यार, घर में होता ना, माँ बाप सोचते हैं कि बस शादी कर दो हम फुर्सत हो जाए, अपनी दुनिया वो देखेगा। अरे सब कुछ शादी थोड़ा ही होता है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, अपने बेटों को बलिदान कर रहा है, और कुछ होता तो आसानी से बलिदान कर देगा, आसानी से बलिदान कर देगा। तो अर्थात मैग्नीज का जो IP2 है, आयरन विभव 2 है, आयरन विभव सेकंड है, वह फेरिक से कम होगा। यहाँ लिख सकते हैं मैग्नीज आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर स्थायी विन्यास प्राप्त करता है, स्थायी विन्यास प्राप्त करता है। इसलिए मैग्नीज में से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है। अर्थात कम ऊर्जा लगेगी, कम ऊर्जा लगेगी।
अर्थात आनन विभव कम होगा। आनन विभव कम होगा। किससे कम होगा? आयरन से। तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट क्या निकला? किसका सबसे ज्यादा होगा, किसका कम होगा? तो सबसे ज्यादा तो पहले क्रोमियम का हो गया। किसका हो गया? क्रोमियम का। और फिर आयरन का हो गया। और सबसे कम किसका हो गया? मैग्नीज का। ये क्या है? Ip2। समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो मुझे इस महीने में 500 सब्सक्राइबर करके आप लोग दिखाइए, और निश्चित रूप से आप लगे रहिए। हम आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म करके ही दम लेंगे। ये हमारा आपसे वादा रहा। जो भी आरसी सिंह से जुड़े हुए हैं उनको निराशा हाथ नहीं लगेगी। हम दिन रात एक कर देंगे। चलिए अब देखिए IP3 के लिए क्या होता है। IP3 के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि हमें जगह कम पड़े तो हम मिटा देंगे। चलिए अब देखिए IP3 के लिए देख लीजिए। यहीं पर IP3 देख लीजिए। अगर अच्छा काम समझ में आती हो तो जूम करके देख लिया करेंगे आसानी से। अब IP3 के लिए देखिए क्या होता है। IP3 इसको मिटा दूं। चलो IP3 के लिए अगर IP3 का मतलब इनमें से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो क्रोमियम देखिए, यहाँ क्रोमियम है, यहाँ पर मैग्नीज है और यहाँ पर आयरन है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो क्रोमियम में 3d4 बचेगा और मैग्नीज में 3d5 बचेगा और आयरन में 3d6 बचेगा। अब आप खुद देख लीजिए कि मैग्नीज अर्धभरित है। मैग्नीज क्या है? अर्धभरित है। जब मैग्नीज अर्धभरित है तो मैग्नीज जल्दी अपने इलेक्ट्रॉनों को नहीं निकालने देगा। कहते हैं मैं क्यों निकाले दूं, मैं तो पूरी तरह से खुश, मैं क्यों दूं भाई, मैं नहीं दूंगा। बिल्कुल झगड़ा करने पर उतारू हो जाता है, क्योंकि ये अस्थाई है मैग्नीज। इसके डी में 5 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं और वो छोड़कर जाना भी नहीं चाहते। इसलिए मैग्नीज से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा हो गया और ज़्यादा एनर्जी लगेगी तो आयरन भी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देखेंगे मैग्नीज का Ip ज़्यादा है क्रोमियम व Fe से। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट पोजीशन होगी। सेकेंड पोजीशन में क्या है? अब हमें तुलना करना क्रोमियम और फेरिक की। तो देखिए फेरिक क्या करता है, आयरन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो यहाँ 3d5 बचेगा। अब ये कहाँ से त्यागेगा भैया, इसके पास तो 4 है। यह आसानी से त्याग करके स्थायी विन्यास प्राप्त करना चाहता है, जबकि ये नहीं त्यागेगा क्योंकि इसको खुद एक कम ही तो लेना चाहता है। ये तो लेना चाहता है विन्यास प्राप्त करने के लिए। ये तो जितने इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है क्रोमियम के पास, उसको तो बहुत तेजी से पकड़ा, वो छोड़ नहीं रहा, लेकिन यह छोड़ना चाहता। अर्थात यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। अर्थात क्रोमियम और आयरन में क्रोमियम का आयरन भी बहुत ज़्यादा होगा। अगर क्रोमियम का आयरन भी बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ देखिए, और क्रोमियम का Ip3 ज़्यादा होगा आयरन के Ip3 से। रिजल्ट क्या निकल रहा है? और रिजल्ट यही तो निकल रहा है, सबसे ज़्यादा मैग्नीज का होगा, फिर क्रोमियम का होगा, फिर आयरन का होगा। तो रिजल्ट आपका ये निकला Ip3 के लिए कि सबसे ज़्यादा मैग्नीज का होगा, मैग्नीज से कम होगा क्रोमियम का, और सबसे कम होगा आयरन का। तो ये हो गया भैया आपका Ip1, Ip2, Ip3 एग्जाम्पल के साथ आवर्त में आवर्तता। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद वर्ग में बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो स्क्रीनशॉट लेने के पहले शेयर कर दीजिए एक बार, ठीक है। चलिए चलिए अब देखिए, हम देखना चाहते हैं वर्ग में। हमने ब्लैक बोर्ड साफ कर दिया, अब हम वर्ग में देखना चाहते हैं वर्ग में किस प्रकार आवर्गिता हो रही है, ठीक है। तो आपको पता है 3D 4D और 5D श्रेणियों के नाम तो पता ही होगा आपको। चलिए हम लिख भी दे रहे हैं आपको, क्या लिख देते हैं, शक्तिवक्रमण, शक्तिवक्रमण, फेको नी पूजन, ये हो गया 3D। क्या हो गया 3D। और 4D में क्या आता भाई, वाई जन्म मोता के, वाई जर्नब मोता के, रियू रे पर AGCD, ये 4D हो गया। 5D में आ जाइए, क्या होता है भैया, 5D में क्या होता है, ला हफ्ता डब्लू रे, ला हफ्ता डब्लू रे, ला हफ्ता डब्लू रे, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, कुछ भी ला, शक्तिवक्रमण, फेको निकुंजन। दूसरा है आपका वाई जर्ना मोता के, रियू रे पर ABCD, और 5D क्या, ला हफ्ता डब्लू रे, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। ये हो गए 3D 4D 5D। अब आपको पता है कि वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, आपको पता है, नहीं पता तो वीडियो देखिए, इसलिए हम पहले से ही वीडियो बना कर रखे कि आप उनको देखिए कि किस प्रकार इनका परमाणु आकार घटता बढ़ता है। हमने वहां बताया है, आज फिर बता रहे हैं कि ऊपर से नीचे आएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ती है, और कोषों की संख्या बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है परमाणु का साइज बढ़ेगा। अर्थात 3D से जब 4D में आएंगे तो 3D का आकार 4D के तत्वों की तुलना में कम है, और आकार जिससे कम होगा उसका आनंद विभव ज्यादा होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो कि 3D का आकार 4D से कम है, 4D से कम है, इसलिए 3D का जेफ 4D से ज्यादा होगा। क्लियर। और जहां जेफ ज्यादा होगा वहां पर आयरन भी बहुत ज्यादा होगा, इसलिए 3D का आयरन विभव ज्यादा होगा 4D के IP से। समीकरण नंबर 1 ये तो क्लियर हो गया। लेकिन जब हम 4D से 5D में जाते हैं, लेकिन जब हम 4D से 5D में जाते हैं, अर्थात इस सीरीज से इस सीरीज में आते हैं, तो होता क्या है कि यफ के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण, यफ के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण 5D श्रेणी का जेफ बहुत ज्यादा हो जाता है। भाई यफ का दुर्बल प्रभाव होता है, सबसे ज्यादा यस का होता है, उससे कम पी का होता है, उससे कम डी का होता है, और सबसे घटिया जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, शेडिंग प्रभाव है, जो परिरक्षण प्रभाव है, वो सबसे घटिया यफ का होता है। अर्थात यफ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण से नहीं बचा पाते, और 5D में ऐसा ही प्रोसेस है। 5D में क्या होता है, 14 इलेक्ट्रॉन यफ में पहले से बैठे हैं, और वो बाहरी इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आवेश से नहीं बचा सकते, नाभिक के आकर्षण से नहीं बचा सकते हैं। वो डर जाते हैं कि भैया आओ तुम इसको समेट लो,
तो नाभिक को मिला मौका और बाहरी इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके धर दबोचा, अर्थात जेब बहुत ज्यादा लग गया। अब जेब बहुत ज्यादा लग गया तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। और इस कारण से जो 5D सीरीज के तत्व हैं उनका आयनन विभव 3D और 4D से भी ज्यादा हो गया। क्लियर? तो यहां लिख सकते हैं, लिखने की आवश्यकता ही नहीं, चूंकि 5D में 5D श्रेणी लिख लो, 5D श्रेणी में दुर्बल परिरक्षण प्रभाव F के कारण है, इसलिए 5D सीरीज में प्रभावी नाभिकीय आवेश बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। हो जाएगा, अर्थात 5D का IP ज्यादा हो जाएगा, सबसे ज्यादा, और 3D के तो पहले ही ज्यादा 4D से। तो यहां पर 3D लिख लो का IP और यहां लिख दो 4D का IP। ये इसका हुआ रूपरेखा नियम। किंतु ये प्रभाव ना पहले ग्रुप में दिखाई देता है, ना दूसरे ग्रुप में दिखाई देता है, ना तीसरे ग्रुप में। जब यहां देखिए तीसरे ग्रुप की बात करूं मैं, तो तीसरे ग्रुप में क्या है? स्कैंडियम है, स्कैंड्रियम है, ड्यूट्रियम है, लैंथनम है। चूंकि इसमें यहाँ पर F में 0 इलेक्ट्रॉन है, जब F में 0 इलेक्ट्रॉन है तो F का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होगा ही नहीं, अर्थात ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा, परिणाम स्वरूप आयनन विभव घटेगा, परिणाम स्वरूप आयनन विभव घटेगा। क्या यहां तक दिखाई दे रहा है वीडियो में? एक बार चेक कर लो। हाँ ठीक है, अब इससे नीचे नहीं जाएंगे। ये तो हो गई स्कैंडियम, ड्यूट्रियम और लैंथनम की बात, लेकिन इसके आगे से फिर ये नियम लागू होते हैं। इसके आगे से चौथे ग्रुप से लागू होना शुरू हो जाते हैं, और चौथे ग्रुप में क्या है? टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम। यहाँ पर सबसे इनमें क्या, अगर इनमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा आयनन विभव हॉफनियम को होगा, फिर टाइटेनियम को होगा, फिर जिरकोनियम को होगा। यहाँ भी वही हाल है, टैंटनम का सबसे ज्यादा, फिर आपको वैनेडियम का, फिर नायोबियम का। लेकिन यहाँ पर थोड़ी देखिए, कहाँ देखेंगे आप? जो यहाँ पर है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अब कॉपर, सिल्वर, गोल्ड की बात अगर आप करेंगे, किसकी बात करेंगे? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड की बात अगर करेंगे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड की बात, तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके चेक कर सकते हैं कि किसका आयनन विभव कम होगा,
किसका आयरन विभव ज्यादा होगा? मैं आपको बता दे रहा हूं, इन सब में इन तीनों में जो आयरन विभव है वो सबसे ज्यादा होगा सिल्वर का होगा, सिल्वर का, फिर उससे कम आपको होगा गोल्ड का होगा, और सबसे कम होगा यहाँ पर कॉपर। ये आपका रहा। सबसे ज्यादा क्या कहाँ होगा आपका? सिल्वर का होगा, ध्यान रखिए कि यहाँ पर सिल्वर का, फिर गोल्ड का होगा और फिर कॉपर का होगा, इसको ध्यान रखिएगा अपवाद। और जिंक एंड मरकरी की तो बात ही मत करिए। जिंक एंड मरकरी अगर आप देखना चाहते हैं तो जिंक एंड मरकरी में सबसे ज्यादा किसका होगा? यहाँ भी नोट कर लीजिएगा, आप चेक कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके। सबसे ज्यादा जिंक का होगा। जिंक का क्यों होगा? क्योंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, सबसे ज्यादा अस्थायी विन्यास है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, और जहाँ ज्यादा एनर्जी लगेगी वहां पर आयरन विभव ज्यादा होगा। तो जिंक का सबसे ज्यादा होगा क्या? आयरन विभव। और उसके बाद मरकरी का होगा, और मरकरी के बाद सबसे कम कैडमियम होगा। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके। अब इसको मैं आपको SW दे रहा हूं, अगर आप अच्छे से निकाल कर दिखाएंगे और कमेंट में जरूर करिए, बताइएगा कि आखिर ऐसा क्या है कि ऐसा इनमें असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर बन रहा है। और बस हो गया आज का वीडियो इतना ही। कल हम फिर एक नए टॉपिक्स के साथ आएंगे, और जब तक डी ब्लॉक का पोस्टमार्टम नहीं कर देते हैं तब तक हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि डी ब्लॉक ही कक्षा 12 वाले बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चों को शुभ रात्रि। RC सिंह कल सुबह फिर आपका वेट करेंगे। सबको नमस्कार, जय हिंद, थैंक्स।